हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। ड्रामा की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि एक लेडी इस लड़की से माफी मांग रही होती है। असल में इस लड़की का नाम लू जुगे होता है और यह उनके ही लू फैमिली की बेटी होती है। लेकिन 20 साल पहले यह गुम हो जाती है। अब 20 साल बाद जब इसके घर वालों को इसके बारे में पता चलता है तो इसे ले जाने आते हैं। यह इसकी माँ होती है और जुगे अपने दादाजी के साथ रहती थी, जो कि उसके असली दादाजी नहीं होते, लेकिन इन्होंने ही उसे बचपन से पाला था। माफी मांगता देखकर दादाजी भी लू जुगे को उनके साथ जाने को कहते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ रहकर जुगे का फ्यूचर खराब हो। इसीलिए अमीर फैमिली देखकर वह जुगे को जाने को कहते हैं। यह जुगे के डैड होते हैं, जो कहते हैं कि अगर तुम वापस आई तो हम तुम्हारे दादाजी का अच्छे से इलाज करवा देंगे और तुम्हें फ्यूचर में लू फैमिली का प्रेसिडेंट बनने का मौका भी मिलेगा, और जिस लड़के से तुम प्यार करती थी उसकी शादी भी करवा देंगे। असल में यह सब उसके मॉम डैड अपने बेटे के लिए कर रहे होते हैं, जो कि बीमार होता है और उसे किडनी की जरूरत होती है। इसलिए वह जुगे को अपने साथ ले जाने आते हैं ताकि बाद में धोखे से उसकी किडनी ले सके। लेकिन तभी दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देख जुगे जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन उसकी सबसे पहली इच्छा ये होती है कि वह दादाजी का इलाज करवाएंगे। वह मान जाते हैं। फिर वह दादाजी को छोड़कर चली जाती है। फिर हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जुगे की मॉम चेन बिंग कह रही होती है कि कल उन्होंने जुगे के दादाजी को बर्थडे पार्टी पर बुलाया है। कुछ भी हो जाए, कल वह जुगे से ट्रांसप्लांट अग्रीमेंट पर साइन करवाएगी। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं सब लोग बैठे होते हैं। यह जुगे की सिस्टर होती है, जिसे चेन बिंग उसकी माँ ने गोद लिया था, और इसका नाम लुलियान होता है। उसका ब्रेसलेट गुम हो जाता है। यह लू युफेंग उसका ब्रदर होता है और वह खड़ा होकर सीधा दादाजी पर इल्जाम लगा देता है, क्योंकि वह बाहरी है। असल में ये सब नाटक होता है, जो कि जुगे को एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए होता है। जुगे कहती है, बकवास बंद करो, काले दिल वाले को सब काले ही लगते हैं। यह सुनकर चेन बिंग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारे ना बोल देने से यह नहीं होता कि तुमने नहीं लिया है, और अपने गार्ड्स से उनकी तलाशी लेने को कहती है। गार्ड्स उनकी जबरदस्ती तलाशी लेने लगते हैं। चेन बिंग सोचती है, मैंने तुम्हें 1 महीने मनाया पर तुमने साइन नहीं किया, अब तुम्हें किसी भी हालत में साइन करना ही पड़ेगा। फिर वह लोग दादाजी को पीटने लग जाते हैं। तभी वहाँ डैड आते हैं और वह लोग रुक जाते हैं। प्लान के मुताबिक वह एक डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर दादाजी को चेक करता है और बताता है कि इनकी हालत खराब हो रही है और इनका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आज आपके बड़े बेटे का ऑपरेशन दोपहर को है। डॉक्टर्स के पास इन ओल्ड मैन का इलाज करने का टाइम नहीं है, लेकिन जब तक हमें नई किडनी न मिल जाए, आपके बड़े बेटे का ऑपरेशन का टाइम बदल सकते हैं। फिर लियान उसे एग्रीमेंट देते हुए कहती है, जब तक तुम अपने भाई को किडनी डोनेट नहीं करोगी तब तक दादाजी को बचाना मुश्किल है, जिससे जल्दी जल्दी में जियोगे साइन कर देती है। फिर वह लोग दादाजी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वह हॉस्पिटल ले जाने के बदले सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। यह वही लड़का होता है जिसे ज्यूगे प्यार करती है और इसका नाम जो मोयू होता है। मोयू उस जगह पर जाता है जहाँ ज्यूगे रहती थी, लेकिन उसे न दादाजी मिलते हैं न ही ज्यूगे। तभी उस रास्ते से युफेंग जाते हुए मिलता है। वह समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वह आगे जाता है तो देखता है कि दादाजी जख्मी हालत में पड़े हैं। फिर वह दादाजी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी उसके बाहों में ही दम तोड़ देते हैं। फिर भी वह उन्हें लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और बाहर आकर मोयू से बताते हैं कि वह उन्हें बचा नहीं पाए। यह सुनकर मोयू टूट जाता है। इधर ज्यूगे अपने दादाजी से मिलने की जिद करती है, लेकिन उसके मॉम डैड यह कहकर जाने नहीं देते कि वह बिल्कुल ठीक है और उनका इलाज चल रहा है। फिर वह ज्यूगे को भी हॉस्पिटल ले आते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ज्यूगे को दादाजी की अस्थियां देते हैं। तभी वहाँ यह मोयू का स्टेप ब्रदर होता है और यह मोयू की स्टेप मॉम होती है। यह मोयू को पकड़कर ले जाने आते हैं। ये मोयू को दवाई दे देकर पागल बना देना चाहते थे, ताकि उसकी प्रॉपर्टी पर अकेले कब्जा कर सके। उसका भाई बताता है कि लू फैमिली का बड़ा बेटा लू झुंझे को किडनी में बीमारी है, तो वह ज्यूगे का ही किडनी लेकर ट्रांसप्लांट करेंगे। इसमें शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर भी सकती है। यह सुनकर वह धक्का मारकर भाग जाता है। इधर ज्यूगे को ऑन ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा होता है। वह बार बार रुककर दादाजी से मिलने की जिद करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, उनका अभी ऑपरेशन हो रहा है, अभी मिलना पॉसिबल नहीं है। जब तुम्हारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए फिर तुम आराम से मिल लेना। फिर वह उसे अंदर भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि यंग मास्टर दोनों किडनी बदलनी पड़ी, लेकिन इससे लड़की की जान को खतरा है। मॉम कहती है, फिर क्या हुआ, वह बस एक जिंदगी है, अगर मर भी गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ज्यूगे को बाहर लाया जाता है। वह पूछती है, मेरे दादाजी किस वार्ड में हैं? मुझे उनसे मिलने जाना है।
लू लियान बताती है कि तुम्हारी दोनों किडनी निकाल ली गई है, बेहतर होगा कि तुम लेटी रहो। मॉम उसे बताती है कि हमने बस अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारा यूज किया है। फिर ज्यूगे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अपने दादाजी का ख्याल रखना है, और जान के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन उसकी माँ उसे धकेल देती है। ज्यूगे अपने घुटनों के बल बैठकर जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसके पेट पर लात मार देती है। तभी वहाँ पर मोयू भी पहुँच जाता है। उसके पास दादाजी की अस्थियां देखकर ज्यूगे जोर जोर से रोने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी पीछे से हाव आकर मोयू को डंडा मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर एक इंजेक्शन निकालकर उसके गले में लगा देता है। फिर वह दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीनों का पुनर्जन्म हो जाता है और दादाजी और ज्यूगे वहीं पहुंच जाते हैं, जहां से उसके मॉम डैड उसे ले जाने आते हैं। वह अपने दादाजी को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ ज्यूगे को ही सब याद होता है कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। उसके डैड वही बातें दोहराने लगते हैं जो उन्होंने पहले भी ले जाते टाइम कही थी। ये सुनकर ज्यूगे उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है, इस बार मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। पापा मम्मी मेरे तो बहुत पहले ही गुजर गए, दादाजी ही मेरे अकेले रिश्तेदार हैं। लेकिन दादाजी उनके साथ जाने के लिए उसे समझाने लगते हैं, क्योंकि दादाजी को पहले का कुछ याद नहीं था। फिर ज्यूगे कहती है, अगर तुम लोग दादाजी के सामने घुटने टेक कर उनका शुक्रिया करो जिन्होंने मुझे इतने साल तक पाला, तो मैं वापस जाने के बारे में सोच सकती हूँ। यह सुनकर यूफेंग गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके मॉम डैड ऐसा करने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर लोग घुटने के बल बैठकर थैंक्स बोलते हैं। फिर ज्यूगे को याद आता है कि उन्होंने दादाजी को फेंके हुए एप्पल खुलवाए थे। फिर वह एक एप्पल लाकर उसे पैरों से कुचलकर उनके सामने फेंक कर खाने को कहती है। वह यह सोचकर खा लेते हैं कि आगे चलकर वह ज्यूगे से इसका बदला लेंगे। फिर वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार वह उनसे पिछली बार का बदला लेने के लिए जाती है। इधर हम देखते हैं कि मोयू भी अपने घर में वापस जिंदा हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लियान ज्यूगे से 1 कप चाय लाने को कहती है, लेकिन ज्यूगे उसके पास चाय का कप ले जाकर उसके मुंह पर फेंक देती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमने सिर्फ लू फैमिली के कपड़े पहन रखे हैं और सपने मास्टर वाले रख रखे हैं। लियान उसको चाकू दिखाने लगती है कि तभी ज्यूगे मॉम डैड को आते देख लेती है और अपनी जेब से एक नकली खून का पैकेट निकालकर पेट पर लगा लेती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे लियान ने चाकू मार दिया हो। यह देखकर मॉम भागकर ज्यूगे के पास आती है। ज्यूगे बताती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिस्टर लू लियान मुझसे इतनी नफरत करती है। वह कह रही थी कि आप लोग मुझे घर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए लाई हो, सच में मुझसे प्यार नहीं करती। अगर पता होता तो मैं वापस नहीं आती। फिर उसने मेरी किडनी वाली जगह पर चाकू मार दिया। यह सुनकर मॉम लियान को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमने ज्यूगे से ऐसा क्यों कहा? वह मेरी जैविक बेटी है, मैं तुम्हारे साथ हिसाब बाद में करूंगी। फिर वह उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर देखकर बताता है कि यह खून नकली है। ज्यूगे कहती है, मैं तो बस देखना चाहती थी कि आप लोग सच में मेरी केयर करती हैं या नहीं। लियान कहती है, मॉम मैंने कहा था कि यह नाटक कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया, अब तो बिलीव कर लिया। फिर मॉम ज्यूगे से कहती है, अब जब हॉस्पिटल आ गई हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी करा लो। गांव में रहकर तुमने बहुत काम किया होगा, माँ को तुम्हारी हेल्थ की चिंता है। ज्यूगे समझ जाती है कि वह टेस्ट सिर्फ यह देखने के लिए करवाना चाहती है कि उसकी किडनी उसके बेटे के लिए ठीक है या नहीं। फिर वह टेस्ट के लिए हाँ कर देती है। डॉक्टर उसे ले जाते हैं। उसके जाते ही लियान रोते हुए कहती है, जब से सिस्टर जूज वापस आई है आप तो मुझे हर वक्त डांटती रहती हो, क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? मॉम कहती है, वह तो बस एक्टिंग कर रही थी, जैसे ही झुंझे का ऑपरेशन होगा तो मॉम इस बास्टर्ड को ऑपरेशन टेबल पर मरने देगी। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मास्टर जंजे की किडनी डिजीज जेनेटिक्स से जुड़ी है, यानी जीन्स से। यह मेल्स में पास होती है, फीमेल्स में नहीं, इसलिए मुझे शक है यंग मास्टर यूफेंग पर भी। यह सुनकर यूफेंग गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को पकड़ लेता है। फिर मॉम उसे भी टेस्ट के लिए भेजती है। वह चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मॉम झुंझे से मिलने आती है, जहां डैड बता रहे होते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। तभी डॉक्टर आ जाता है और बताता है कि जैसा कि मुझे शक था, मास्टर यूफेंग की बीमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसे किडनी रिप्लेस करनी होगी। फिर हमें 2 किडनी की जरूरत होगी। मॉम कहती है, फिर ज्यूगे की दोनों किडनी निकाल लो। डॉक्टर कहता है, फिर इससे ज्यूगे जिंदा नहीं बचेगी। मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही ऑपरेशन शुरू करो। तभी वहाँ ज्यूगे आ जाती है और कहती है, मॉम मैंने बाहर सब सुन लिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बड़े भाई की कंडीशन इतनी खराब है? मैं वॉलंटरी डोनेशन फॉर्म साइन कर रही हूँ और अपनी किडनी अपने भाई को देने के लिए रेडी हूँ। मॉम पूछती है, सच में? ज्यूगे कहती है, हाँ, आखिर बड़े भाई और मैं ब्लड रिलेटिव्स हैं,
अगर उसे बचाने के लिए एक किडनी नहीं अपनी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं दूंगी। फिर मॉम उससे न बताने के लिए माफी मांगती है। ज्यूगे उन्हें धकेलते हुए कहती है, ओके समय कम है, डॉक्टर और मैं प्रोसेस पूरे करके आज ही ऑपरेशन कराते हैं ताकि बड़ा भाई जल्दी ठीक हो जाए। फिर वह डॉक्टर के साथ चली जाती है। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि ज्यूगे ऑपरेशन रूम से भाग जाती है। इधर डॉक्टर झुंझे का सर्जरी शुरू कर देते हैं और किडनी का इंतजार करने लगते हैं कि दूसरी डॉक्टर आकर बताती है कि किडनी डोनर मिसिंग है। डॉक्टर पूछता है, यह क्या कह रही हो, सर्जरी शुरू कर दी गई है, अब तुम कह रही हो किडनी डोनर मिसिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पहले जाकर पेशेंट की सर्जरी रुकवाता हूँ, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, और आप लोग जल्दी से जाकर उन्हें ढूंढ कर लाइए। फिर डैड मॉम को उसे कॉल लगाने को कहते हैं। मॉम कॉल लगाकर पूछती है, ज्यूगे तुम अभी कहाँ हो? झुंझे की सर्जरी शुरू हो चुकी है और उसे जल्दी से तुम्हारी किडनी की जरूरत है उसकी जान बचाने के लिए, जल्दी वापस आओ। लेकिन ज्यूगे कह रही होती है कि वह घर पर है और वह अभी रेडी नहीं है। उसे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए प्रिपेयर होने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर मॉम गुस्से से फोन पटक देती है। फिर इधर हम देखते हैं कि मोयू दादाजी से मिलने आता है। असल में मोयू को भी पिछला सब याद था और वह दादाजी को पूरी सच्चाई बता देता है कि वह सब नाटक कर रहे हैं। वह दादाजी से यह भी कहता है कि वह किसी भी कीमत पर ज्यूगे को बचा कर लाएगा। फिर वह चला जाता है। जाते टाइम रास्ते में ही उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मोयू की शादी उस गरीब ज्यूगे से हो। फिर वह उसे ले जाते हैं। घर आकर उसकी पिटाई करते हैं और कहते हैं, तुम हमारे जो फैमिली के बड़े बेटे हो और फ्यूचर में जो ग्रुप तुम ही संभालोगे। तुम कोई आवारा नहीं हो जो दिन भर घूमते रहो। वह गांव की लड़की है, तुम्हारे लायक नहीं। मोयू कहता है, आपने माँ के साथ भी यही किया था। मेरी माँ ने आपका 40 साल इंतजार किया शिटंग विलेज में, लेकिन मेरी माँ पैसे न होने से इलाज न करा पाई और मर गई। वह मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन तुम कहाँ थे? उनकी मौत के 7वें दिन पहले ही आपने उस कमीनी हुआंग युलान से शादी कर ली। डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें उस गांव की कमीनी के साथ नहीं रहने दूंगा। यह मोयू की स्टेप मॉम होती है। फिर वह उसे ले जाकर कमरे में बंद करने को कहते हैं। कमरे में आते ही उसकी सौतेली माँ और भाई मिलकर उसे पागल होने वाला इंजेक्शन दे देते हैं। फिर इधर मॉम घर पहुँचती है। वह देखती है कि ज्यूगे लेटी होती है। वह उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? इससे झुंझे की जान भी जा सकती है। ज्यूगे कहती है, आज सिरिंज देखकर डर गई थी, यह मेरी गलती है, मुझे थोड़ा समय दो प्रिपेयर होने के लिए। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, इस बार झुंझे लकी रहा और कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ तो उसकी जान खतरे में होगी। फिर उन्हें कॉल आ जाता है। वह उठकर चली जाती है। असल में वह फोन मोयू की मॉम का होता है, जो कि बता रही होती है कि उन्होंने मोयू को इंजेक्शन देकर पागल बना दिया है और अब वह उसकी शादी ज्यूगे से करवाना चाहते हैं। असल में वह ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वह अपने बेटे हाओ को झो फैमिली का प्रेसिडेंट बना सके। चेन बिंग भी शादी के लिए मान जाती है ताकि दोनों कंपनियां एक साथ हो जाएं। फिर वह जाकर ज्यूगे को बताती है कि उसकी शादी झो फैमिली के मोयू से तय कर दी है और शादी कल ही है। ज्यूगे को एक बार के लिए लगता है कि यह कोई साजिश है, लेकिन फिर भी वह मान जाती है। फिर अगला दिन होता है। ज्यूगे तैयार होकर आती है। वह जैसे ही मोयू को इस हालत में देखती है, वह चौंक जाती है। वह भागकर मोयू के पास आती है और पूछती है, तुम्हारी यह हालत किसने की? लेकिन मोयू उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिससे ज्यूगे रोने लगती है। लियान बताती है कि मोयू का रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी यह हालत हो गई। फिर वह पूछती है, क्या अगर वह बेवकूफ बन गया है तो कहीं तुम उसे छोड़ना तो नहीं चाहती? फिर ज्यूगे एक बोतल उठाते हुए कहती है, मुझे पता है आप लोगों ने ही पैसों और प्रॉपर्टी के लिए इसे ऐसा बना दिया है, और फिर मोयू के मॉम पर हमला कर देती है। उसकी मॉम कहती है, मोयू की हालत का मुझसे क्या लेना देना, वह तो तुम्हें ढूंढने गया था। अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो। जो फैमिली तो तुम्हारा हिसाब नहीं मांगेगी, लेकिन तुम ही पलटकर इल्जाम लगाने लगी हो। हाओ कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने देखा कि मेरा भाई पागल हो गया तो अब शादी नहीं करना चाहती। पहले कहती थी उसके बिना नहीं रह सकती और अब यह। ज्यूगे कहती है, अब चाहे मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। तभी हाओ गार्ड्स बुलाता है और वह आकर ज्यूगे को धक्का देकर मोयू को पकड़ लेते हैं और हाओ कहता है, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें सिखाऊंगा कैसे ब्राइडल चैम्बर में एंट्री करते हैं। फिर वह अपने कपड़े उतार देता है और ज्यूगे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। असल में मोयू को उस नकली दवाई का असर हुआ ही नहीं था, वह तो बस पागल बनने की एक्टिंग करता है। फिर वह गार्ड्स को धक्का देकर ज्यूगे के पास जाता है और हाओ को दूर हटाता है। फिर हाओ के पास जाते हुए कहता है, पहली बात तुमने ज्यूगे को पब्लिक में इंसल्ट किया। फिर उसके सिर पर बोतल मारता है।
फिर कहता है दूसरी बात, मुझे हर तरह से परेशान किया और मारने की कोशिश की। फिर दोबारा एक बोतल उसके सिर पे मारता है। फिर कहता है और तीसरी बात, तुम और वह चुड़ैल हुआंग युलान ने मेरी माँ को टॉर्चर किया। बहुत अकड़ है ना, आओ अब और दिखाओ। फिर उसे आखिरी लात मारकर झिउगे के पास जाता है। फिर उठाता है और सबके सामने किस कर लेता है। फिर वह अपने गार्ड्स बुलवाकर उनको पीटने को कहता है और खुद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इधर वह भागती हुई लू फैमिली को रोक लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यूफेंग उन्हें ही पकड़कर पीटने लगता है। मॉम कहती है इन्हें बंदी बना लो और लू झुगे को मेरे सामने लाओ। आज चाहे जो हो जाए उसकी दोनों किडनी मुझे चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों भागकर दूर आ जाते हैं कि तभी झुगे को लियान का कॉल आता है। वह कह रही होती है कि अगर तुम्हें दादाजी को बचाना है तो पुराने कारखाने में आ जाओ। फिर वह उसे दादाजी से बात करवाती है। दादाजी कह रहे होते हैं झुगे मत आना, अगर तुम आई तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वह लोग दादाजी को टॉर्चर करने लगते हैं। झुगे मोयू को सारी बात बताती है और दादाजी के पास जाने की बात करती है। लेकिन मोयू उसे समझाता है अगर तुम गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। उनका प्लान तुम्हें बुलाना है और तुम्हारी किडनी लेना है। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा और दादाजी को लेकर आऊंगा। तुम यही मेरा इंतजार करना। फिर अपने गार्ड से उसको सेफ्टी देने को कहता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद झुगे को फिर कॉल आता है। यूफेंग बताता है कि उसने मोयू को भी पकड़ लिया है और अगर अब भी तुम यहाँ नहीं आई तो वह कभी उन दोनों को देख नहीं पाएगी। फिर वह जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देता और कहता है मैं मालिक के परमिशन के बिना जाने नहीं दूंगा। झुगे कहती है वहाँ मोयू और दादाजी पकड़े गए हैं और तुम अभी भी मेरा रास्ता रोके खड़े हो। फिर वह उसे धक्का देकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि झुगे वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह कहती है बताओ क्या करना होगा कि तुम इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस इन्हें जाने दो। वह कहता है ऊपर आकर फॉर्म पर साइन करो। फिर झुगे साइन करने के लिए मान जाती है। वह लोग झुगे की ओर एक फाइल फेंकते हैं और साइन करने को कहते हैं। वह साइन करने ही लगती है कि दादाजी कहते हैं झुगे मत साइन करो, मुझे बचाने के लिए अपनी जान मत दो। इस जीवन में तुम्हारा दादाजी होना ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था, और ऊपर से छलांग लगा देते हैं। यह देखकर झुगे शॉक हो जाती है। तभी मोयू कहता है झुगे तुम्हारे साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, अगले जन्म में मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। फिर वह भी छलांग लगा देता है और दोनों दम तोड़ देते हैं। ये सब होता देख वह लोग पुलिस के डर से भाग जाते हैं। झुगे जोर जोर से रोने लगती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि झुगे अपने दादाजी और मोयू को याद करते हुए जा रही होती है कि एक गाड़ी उसके बगल से निकलती है और रुक जाती है। उसमें से यूफेंग निकलता है और दादाजी की तस्वीर पर लात रखते हुए कहता है उस दिन तुम बच गई लेकिन आज नहीं बचेगी। फिर अपने लोगों से कहता है इसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी जा रहा हूँ। फिर वह चला जाता है। वह दोनों झुगे की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी एक बंदा आकर उन्हें हटाता है और झुगे के पास आकर बताता है कि मोयू ने उसकी बहुत बार मदद की है और अब से उनकी जिंदगी उनके नाम है। फिर उसे एक डायरी देते हुए कहता है यह मोयू ने आपके लिए छोड़ा है। उस डायरी में मोयू लिखता है कि 3 जून रविवार को मैं पुनर्जन्म ले चुका था। 5 जून को मैंने अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे झुगे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। 6 जून को मैंने कसम खाई झुगे चाहे जैसे भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह पढ़कर झुगे की आंखों में आंसू भर जाता है और वह रोने लग जाती है। वह कहती है अब चाहे मुझे जान भी देनी पड़े लेकिन लू और झुओ परिवार को मिटाकर ही दम लूंगी। फिर हम देखते हैं कि यूफेंग को लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और लू और झुओ दोनों पार्टनरशिप में काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। फिर 3 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं झुगे कह रही होती है अब ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बदला लेने का टाइम आ गया है। फिर हम देखते हैं कि झुगे भेष बदलकर हॉस्पिटल पहुंचती है और मॉम डैड के पैरों में गिरकर पिछले किए गए कामों के लिए माफी मांगती है और किडनी भी देने को तैयार हो जाती है। लेकिन मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो जो अब हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। झुगे कहती है लेकिन इस बार मैं किडनी फ्री में नहीं दूंगी, मुझे किडनी के बदले पैसे चाहिए, मुझ पर 5 लाख युआन का कर्ज है। फिर वह उन्हें कागज निकालकर सबूत दिखाती है, लेकिन मॉम कहती है अब हमें तुम्हारी किडनी की जरूरत नहीं, हमें झुंझे के लिए सूटेबल किडनी मिल गई है। झुगे पूछती है किडनी आपको कहाँ से मिली। वह बताती है किडनी उन्होंने अंडरग्राउंड एक्सचेंज से लिया। यह सुनकर झुगे खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लू ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर और डोंगशेंग फर्स्ट ग्रुप के हेड ऑर्गन ट्रेड में शामिल होंगे। डैड कहते हैं हाँ मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ, लेकिन अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया तो यहाँ से निकलने के बारे में मत सोचना। लेकिन झुगे धीरे धीरे बाहर जाती है। उसके बाहर जाते ही मीडिया वाले अंदर घुस जाते हैं। वह लू फैमिली से ऑर्गन ट्रेड के बारे में सवाल करते हैं।
शोर की वजह से झुंझे की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिससे डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें अभी ही सर्जरी शुरू करनी होगी, जल्दी से इन्हें बाहर निकालना होगा। फिर डैड उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि उनके सवालों का जवाब वह बाद में देंगे, लेकिन वे नहीं सुनते और उनसे सवाल पूछते रहते हैं। मॉम भी घुटनों के बल बैठकर उनसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वे उनकी भी नहीं सुनते। फिर अंत में झुंझे का ज्यादा खून बहने से मौत हो जाती है। यह देखकर मॉम जोर जोर से रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। डैड झिउगे से कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन झिउगे कहती है, यह तो बस अभी शुरुआत हुई है, अब अगली बारी लू लियान की है। डैड कहते हैं, अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह चली जाती है। इधर आकर वो फांग से कहती है, ये डॉक्यूमेंट लू फैमिली को भेजो और लू लियान को कहो मुझसे मिलने आए। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लियान झिउगे से मिलने आती है और आते ही उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, झिउगे, तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा भाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं पा सका और मर गया। काश मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर पाती। फिर झिउगे भी उसे थप्पड़ मारते हुए बताती है कि तुम्हारी लू फैमिली तुम्हें मारना चाहती है और तुम्हारे अंदर अभी भी लू झुंझे के लिए जस्टिस लेने का मूड है। मुझे लगता है अब तुम्हारा अंत करीब है। यह तुम्हारा और तुम्हारे डैड लू होंगयुआन का पैटर्निटी टेस्ट है, इसे ध्यान से देख लो। लू युफेंग की किडनी डिजीज भी फिर से बढ़ गई है और लू फैमिली का ऑर्गन ट्रेड वाला बिजनेस अब खत्म हो चुका है, तो तुम्हारे पास किडनी लेने की एकमात्र उम्मीद हो। लियान कहती है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर वह रिपोर्ट फाड़ देती है। झिउगे कहती है, अगर विश्वास नहीं है तो घर जाओ और देख लो कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं। फिर वह चली जाती है। झिउगे ने डीएनए टेस्ट की एक कॉपी मॉम डैड को भी भेज दी थी, जिस वजह से मॉम डैड से लड़ रही थी। असल में डैड जब बचपन में लियान को घर लाए थे तो उन्होंने उसे अनाथ बोलकर लाए थे, लेकिन असल में वह उनकी बाहर की अफेयर की बेटी थी। तो यह सच्चाई मॉम को पता चल जाती है, जिस वजह से वह डैड से लड़ते हैं कि तभी युफेंग की तबीयत खराब होने लगती है। मॉम डैड से पूछती है, क्या लियान तुम्हारी असली बेटी है? डैड हाँ बोलते हैं। मॉम कहती है, तो ठीक है, अगर वह तुम्हारी बेटी है तो मैं तुम्हारी बेटी की किडनी इस्तेमाल करूंगी युफेंग को बचाने के लिए। अगर एक किडनी काफी नहीं हुई तो 2 ले लूंगी। ये सब बात पीछे खड़ी लियान छुप कर सुन रही होती है और उसे झिउगे की कही बातों पर विश्वास होने लगता है। डैड कहते हैं, नहीं, यह नहीं कर सकते। लू लियान हमारी जैविक बेटी है, तुम सिर्फ एक किडनी ले सकती हो। यह सुन के मॉम उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है, ध्यान से सुनो, युफेंग अब तुम्हारा इकलौता बेटा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा लू फैमिली खत्म हो जाए? फिर हम देखते हैं कि लियान रोती हुई बाहर आती है। वहाँ उसे झिउगे मिलती है। वह झिउगे से कहती है, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मीडिया को ऑर्गन ट्रेड के बारे में नहीं बताया होता तो वह मुझसे युफेंग के लिए किडनी नहीं मांगते। मैं तुम्हें मार डालूंगी। झिउगे कहती है, तुम अभी मुझे मार सकती हो, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम्हें पछतावा होगा। चेनबिंग का स्वभाव ऐसा है कि वह तुम्हारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा मेरे साथ करती है। मैं उसकी जैविक बेटी हूँ, फिर भी वह मेरे साथ ऐसा करती है और तुम तो उसकी जैविक बेटी भी नहीं हो। उसकी नजर में तुम सिर्फ उसके 2 बेटों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो। लियान कहती है, बकवास बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। झिउगे कहती है, अगर नहीं सुनना चाहती तो मौत का इंतजार करो। फिर वह जाने लगती है कि लियान उसे रोकते हुए पूछती है, इसका हल क्या है? झिउगे कहती है, बहुत सिंपल है, बस लू युफेंग को मार दो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, रात होती है। लियान चुपके से युफेंग के कमरे में आती है और युफेंग को मारने के लिए जैसे ही चाकू उठाती है, युफेंग जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसके कमरे में मॉम डैड भी आ जाते हैं। युफेंग कहता है, तुम सच में मुझे मारना चाहती थी? लियान बताती है कि वह यह सब झिउगे के कहने पर कर रही थी और फिर वह माफी मांगने लगती है। युफेंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसका गला दबा देता है। डैड आकर उसे अलग करते हैं। मॉम कहती है, लू लियान, तुम हमारे लू फैमिली में इतने सालों से आराम से रह रही हो। अगर हम न होते तो तुम सड़क पर भूखी मर जाती। तो तुम्हारी जिंदगी हमारी है। तुम इतने सालों से हमारे घर का खा पी रही हो, तो हम तुमसे कोई काम मांग ले तो इसमें क्या गलत है? चाहे वह तुम्हारी 2 किडनी ही क्यों न हो। अगर आज मैं तुम्हारी जान भी ले लूं तो यह बिल्कुल सही है, समझी? लियान कहती है, लगता है झिउगे सही कहती थी, तुम लोग इंसानी शक्ल में जानवर हो। फिर मॉम 2 गार्ड्स बुलाकर उसे उसके कमरे में बंद कर देने को कहती है। फिर वह उसे ले जाकर कमरे में बंद कर देते हैं। रूम में बैठी बैठी लियान मॉम की कही हार्श बातें याद करने लगती है जो उन्होंने अभी कहा था। फिर वह डिसाइड करती है कि वह जान दे देगी और फिर अपने रूम के विंडो से कूद जाती है। मॉम डैड जब नीचे आते हैं तो लियान दम तोड़ चुकी होती है। वहाँ बैठी झिउगे उन्हें रोता हुए देख रही होती है। फिर वह उनके पास आकर कहती है, आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम लोग ही हो। डैड कहते हैं, तुमने ही सब बर्बाद किया है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चालाक हो। जियोगे कहती है, तुमने शाओलियन को मार दिया और अब उसके मरने का इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। तुम अपने पैसे से लू झुंझे को बचा सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हें 100% कंपैटिबल किडनी चाहिए थी और मुझे हर कीमत पर मजबूर किया। अब तुम कहते हो मैंने मारा। मॉम कहती है, तुम में जरा भी शर्म बाकी है? झुंझे और शाओलियन तुम्हारे बायोलॉजिकल भाई बहन हैं। तुम्हारा दिल कैसे मान गया कि तुम उनके साथ ऐसा करो? तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो? जियोगे कहती है, जब तुम लोगों ने मोयू और मेरे दादाजी को मौत की तरफ धकेला, तब से तुम्हारी लू फैमिली और मेरे बीच दुश्मनी है। तुम ही हो जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया। मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान बनकर जीना चाहती थी, लेकिन तुमने अपने बेटे के लिए मुझे चोट पहुंचाई। मैंने तो यहाँ तक ये भी मान लिया था कि तुम ही मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरा यूज किया। अब भुगतो। फिर वह जाने लगती है। जाते जाते डैड उससे कहते हैं, झुगे याद रखना, ये खत्म नहीं हुआ। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। झुगे कहती है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे आगे ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करोगे। फिर वह चली जाती है। अब दादाजी का बदला पूरा हो गया था। अब मोयू का बदला लेने का टाइम आ गया था। फिर वह फांग को मोयू की मॉम ढूंढने के लिए भेजती है, जिन्हें मोयू छुपाकर उनकी देखरेख करता था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियोगे मोयू के घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही मॉम कहती है, मैं सोच रही थी कि शायद कोई बड़ा मेहमान आई है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, एक छोटी सी औरत। जियोगे, तुम मेरे जो फैमिली में आई हो, क्या तुम्हें लू फैमिली के बदले का डर नहीं है? क्या तुम हमारे पास दया की भीख मांगने आई हो? मैं पहले ही बता दूं, चाहे कुछ भी हो, हमारा जो फैमिली आज लू फैमिली से नहीं उलझेगा। जियोगे कहती है, मिसेस हुएंग, आपने गलत समझा। मैं आज यहाँ लू फैमिली के लिए नहीं, बल्कि जो फैमिली के लिए आई हूँ। इतने लोगों के बीच मुझे डर है कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। हुआंग कहती है, कहीं तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने तो नहीं आई हो? मैं सही थी, तुम बहुत शेमलेस हो। तुम हमेशा कहती थी कि तुम मेरे मोयू से प्यार करती हो, लेकिन अब तुम उसके डैड को सेड्यूस करना चाहती हो। थोड़ी तो शेम करो। जियोगे कहती है, सच है कि लोग दूसरों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं। हुआंग युलन, इतने सालों बाद भी तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं होता? तुम यह तो नहीं भूली हो ना कि जो हाओ मिस्टर जो का बायोलॉजिकल सन नहीं है? यह सुन के डैड हुआंग को देखने लगते हैं, लेकिन हुआंग गुस्सा हो जाती है और अपने बॉडीगार्ड से उसे बाहर निकालने को कहती है। जियोगे कहती है, मिसेस हुआंग, आप इतनी नर्वस क्यों हैं? क्या सच में कुछ छुपा रही है? डैड उसे सब बातें ठीक से एक्सप्लेन करने को कहते हैं ताकि सब समझ आए। हुआंग कहती है, तुम इस नीच लड़की की बात मत सुनो। हाओ तुम्हारी ही देखरेख में बड़ा हुआ है, ये यहाँ आकर कुछ भी बोलेगी, तुम मान लोगे? इसे अभी बाहर निकलवाओ। मिस्टर जो कहते हैं, हर चीज के लिए एविडेंस चाहिए, और तुम बिना सबूत के यह कह रही हो कि हाओ मेरा अपना बेटा नहीं है। फिर जियोगे उन्हें डीएनए टेस्ट दिखाती है। वह रिपोर्ट देखते हैं, उसमें उनका डीएनए मैच नहीं होता है। यह देखकर वह हुआंग को थप्पड़ मारते हैं। हुआंग कहती है, जरा ध्यान से सोचो, मैं ज्यादातर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होती, मैं हमेशा घर पर रहती हूँ। यह जरूर उस औरत जियोगे की चाल होगी। हमें अभी अभी खबर भी मिली थी कि जियोगे ने लू लियान का पैटर्निटी टेस्ट करवाया और फिर लू लियान ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस औरत के झांसे में नहीं आना चाहिए। फिर मिस्टर जो उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं और जियोगे से कहते हैं, अगर तुम्हारी कही गई बातें झूठ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जियोगे उन्हें मोयू की डायरी दिखाते हुए बताती है कि मोयू की डायरी में उसने लिखा है कि हुआंग युलान ने लगभग आंट जंग स्विफंग, जो कि मोयू की मॉम होती है, उन्हें मार ही डाला था। डैड हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा बदला लेने का तुम्हारा तरीका बहुत ही क्रूड है। जब जंग कुइफंग की बीमारी से डेथ हुई थी, तब हुआंग कुइफंग को जानती भी नहीं थी। फिर यह कैसे हो सकती है? फिर जियोगे उन्हें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें हुआंग मोयू की मॉम के पास आकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मिस्टर जो को डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मैं उनसे शादी करने वाली हूँ। लेकिन मोयू की मॉम नहीं मानती है। इस वजह से वह अपने गार्ड से कहकर उन्हें खत्म कर देने को कहती है। फिर जियोगे मोयू की मॉम को सामने ले आती है, जिसे मिस्टर जो मरा हुआ समझ रहे थे। उन्हें देखकर वह उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फांग उन्हें रोक देता है। मिस्टर जो कहते हैं, इसे क्या हुआ? जियोगे मुझे एक्सप्लेनेशन दो। जियोगे कहती है, आपने अभी अभी वीडियो देखा ना? जिसने किया वह आपके सामने ही है। विश्वास नहीं है तो यह डायरी भी है, खुद पढ़ लो। फिर वह डायरी लेकर पढ़ने लगते हैं। उसमें मोयू ने लिखा था, जब मैं पहली बार अपने डैड के कंपनी में आया था, मेरे डैड बहुत केपेबल थे। दिल से मैं उनकी तारीफ करता था, लेकिन उनसे नफरत भी थी। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और मुझे जियोगे से अलग कर दिया था। मैं हेयर नहीं बनना चाहता था, मैं बस अपनी माँ और जियोगे के पास लौटना चाहता था। आज मैं जियोगे को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन
मेरे डैड मुझे बाहर नहीं जाने देते। जब से उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ा है वह बदल गए थे। उनकी नजरों में बस पैसा और फायदे था। मैंने हमेशा उनका प्यार और अप्रूवल चाहा, लेकिन यह सब नामुमकिन लगता था क्योंकि उन्हें मेरी माँ और मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मेरी माँ को हुआंग नहीं मार पाई, लेकिन वह पागल हो गई। उनकी सेफ्टी के लिए मुझे उन्हें दकू विलेज भेजना पड़ा ताकि सबको लगे वह मर चुकी है। जहाँ तक हुआंग की बात है, मैं उसे उसकी कीमत चुकवाऊंगा। यह पढ़कर डैड की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह खुद को कोसने लगते हैं। फिर वह हुआंग को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ज्यूगे उन्हें रोकते हुए कहती है, इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे अभी और भी कुछ दिखाना है। फिर वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें हुआंग किसी और मर्द के साथ रोमांस कर रही होती है और जो ग्रुप को कब्जाने की भी बात करती है। ये देख के हाओ को भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हुआंग उससे एक चांस और मांगती है, लेकिन मिस्टर जो उन दोनों को पीटने लग जाते हैं और गार्ड से कहकर उन्हें बाहर निकलवाते हैं। फिर हुआंग उनके पैरों में गिर के कहती है, सब मेरी गलती है, अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। अगर तुम हाओ हाओ को भी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जो फैमिली का कोई हेयर नहीं बचेगा। भले ही तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। हाओ हाओ ने इतने साल तुम्हें डैड कहा है, वह भी तुम्हारा बेटा है। यह सुन के डैड उसे एक पॉट उठाकर सिर में मार देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह उन दोनों को बाहर फेंकने को कहते हैं। फिर वह उन्हें लेकर चले जाते हैं। फिर डैड ज्यूगे से पूछते हैं कि तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चली। ज्यूगे कहती है, ये सब मोयू की डायरी में लिखी है। मिस्टर जो उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई थी। ज्यूगे कहती है, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, हम मोयू का बदला सिर्फ लू फैमिली को गिराकर ही ले सकते हैं। फिर मिस्टर जो कहते हैं, मैं अब लू फैमिली को खत्म कर दूंगा। फिर उन्हें एक पेन ड्राइव देते हुए कहते हैं, पिछले 3 साल में मेरा लू फैमिली के साथ गहरा रिश्ता रहा है, मुझे उनकी सारी अंडरग्राउंड डीलिंग पता है। बस अगर यह सब मीडिया में आ जाए तो लू ग्रुप जरूर बैंकरप्ट हो जाएगा। फिर ज्यूगे जाते जाते कहती है, मैं मॉम को यहाँ थोड़ी देर रुकने देती हूँ, लेकिन बाद में मैं उन्हें ले जाऊंगी और इनकी देखभाल खुद करूंगी। फिर वह मॉम को वहीं छोड़कर चली जाती है। मिस्टर जो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं रही होती। फिर हम इधर देखते हैं कि मॉम और डैड के बाहर निकलते ही मीडिया वाले आ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि पिछले रूमर्स के बारे में आपका क्या कहना है, जिसमें कहा गया था कि आपका ग्रुप अंडरग्राउंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल है। डैड कहते हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं साफ साफ सबको बता सकता हूँ कि हम लू फैमिली के लोग कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक हैं, कभी ऐसे गंदे काम में शामिल नहीं होगा। फिर मॉम मीडिया के सामने ज्यूगे की बुराई करने लगती है कि वह लू फैमिली की बेटी होकर लू फैमिली को ही नुकसान पहुंचाना चाहती है, ताकि बाद में वह लू फैमिली को कब्जा सके। तभी वहां पर ज्यूगे आ जाती है। वह मीडिया वालों को उनके ऑर्गन ट्रेड के बारे सबूत देती है, जिसकी वजह से वह दोनों अंदर भाग जाते हैं। मॉम डैड से युफेंग को जल्द से जल्द अब्रॉड शिफ्ट करने को कहती है, लेकिन डैड जैसे ही कॉल लगाते हैं उन्हें पता चलता है कि उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। फिर वह लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। डैड कहते हैं, अब आखिरी चांस यही बचा है कि हम लोग ज्यूगे से हाथ जोड़कर माफी मांगे, नहीं तो हमारा लू ग्रुप खत्म हो जाएगा। काश हम उसी दिन उन दोनों के साथ इसे भी मार देते, तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता। फिर वह ज्यूगे को कॉल करके सब रोकने को कहते हैं, लेकिन ज्यूगे मना कर देती है और कहती है, तुम लोग के पास अब बस 2 रास्ते हैं। पहला, अपनी आंखों से लू ग्रुप को खत्म होते देखो, और दूसरा, अपनी बाकी कंपनियों के सारे शेयर और लू ग्रुप के शेयर मुझे दे दो। मुझे कम से कम 80% चाहिए। यह सुन के डैड चौंक जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि फांग युफेंग को बता रहा होता है कि आपके घर की प्रॉपर्टी फ्रीज हो चुकी है, इसलिए आपके मॉम डैड मिस जुगे से माफी मांग रहे हैं। यह सुन के युफेंग गुस्सा होता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरे मॉम डैड पैसों से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। फिर फांग कहता है, तुम गलत हो, उन्हें तुमसे नहीं लू ग्रुप से प्यार है। तुमने मिस जुगे के साथ कैसा व्यवहार किया था। लू होंग्युआन तुम्हें छोड़कर लू ग्रुप को चुनेगा। अगर बेटा चला जाए तो दूसरा पैदा हो सकता है, लेकिन लू ग्रुप चला गया तो सब खत्म। तुम क्या चुनोगे? तुम्हें अब अपने माता पिता ने छोड़ दिया है। तुम्हें किडनी की बीमारी भी है, जिसका इलाज महंगा है, और यह बीमारी बहुत दर्दनाक होती है, मौत से भी बुरी। फिर वह बेड से उठकर बाहर भागता है। फांग ज्यूगे को कॉल कर बताता है कि युफेंग अभी अभी रूफटॉप की ओर भागता हुआ गया है। फिर ज्यूगे उसके मॉम डैड को बताती है, अब शेयर्स छोड़ो, पहले जाकर अपने बेटे को बचाओ जो छत पर कूदने गया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि युफेंग छत पर होता है। तभी वहाँ पर ज्यूगे भी आ जाती है और उसके गार्ड्स युफेंग को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ मॉम डैड भी आ जाते हैं, गार्ड्स उन्हें भी पकड़ लेते हैं।
फिर फांग एक रोड को गर्म करके लाता है और युफेंग की पीठ में चिपका देता है, ठीक वैसे ही जैसे युफेंग ने दादाजी और मोयू के साथ किया था। ये देखकर मॉम कहती है, यह तुम क्या कर रही हो? युफेंग तुम्हारा अपना भाई है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ज्यूगे कहती है, जब आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती किडनी लेने की कोशिश की थी तब क्या मैं अपनी नहीं थी? दादाजी और मोयू के साथ भी इसने ऐसा ही किया था, अब इसकी बारी। फिर चेन बिंग ज्यूगे से युफेंग की जान की भीख मांगने लगती है। ज्यूगे युफेंग से पूछती है, क्या मैंने तुम्हें बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया? युफेंग कहता है, मॉम डैड, वह आप हैं जिसकी वजह से मेरी यह हालत है। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था ज्यूगे से पंगा मत लो, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। फिर मॉम ज्यूगे से कहती है, अगर तुम रुकी मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगी कि तुम बचपन खो कैसे गई थी। फिर वह बताती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारे पापा का दूसरी औरत के साथ अफेयर था। जब भी मुझे उनकी जरूरत होती वह हमेशा कहते कि काम में बिजी है, आ नहीं सकते, और मैं कितनी बेवकूफ थी कि उन पर यकीन कर लेती थी। शुरू में वो महीने में कुछ दिन घर भी आ जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आना बिल्कुल बंद कर दिया था। आखिर में मुझे पता चला कि वह दूसरी औरत के साथ रह रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए 2 बेटों को जन्म दिया और ढेर सारी बीमारियां झेली, लेकिन लू होंगयुआन का रिश्ता बाहर चलता रहा। बताओ, क्या ऐसे आदमी को जीने का हक है? आखिर में मैंने सारी गलती तुम पर डाल दी। अगर तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट न होती तो शायद वह किसी और औरत के पास न जाते। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी, बहुत नफरत, और फिर मैंने तुम्हें उस गंदी नाली में फेंक दिया। ज्यूगे कहती है, तो तुम्हारा मतलब है तुमने सारे झगड़ों का इल्जाम मुझ पर डाल दिया? मॉम कहती है, असल में मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम कहाँ हो, लेकिन जब भी तुम्हें देखती उस औरत की याद आ जाती जिससे मुझे नफरत थी। अगर झुंझे को किडनी की जरूरत न होती तो मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनाना नहीं चाहती थी, समझी? पर मुझे यह नहीं पता था कि लू लियान, जिसे मैंने सालों पाला, असल में उसी औरत की बेटी थी जिससे इसका अफेयर था। ज्यूगे कहती है, मैं सब समझ गई। चेन बिंग और लू होंगयुआन, तुम दोनों सच में कमाल के माता पिता हो। मॉम कहती है, ज्यूगे, अब जब तुम्हें सब सच्चाई पता चल गई है, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही हूँ, बस युफेंग को छोड़ दो, आखिर वह भी मासूम है। ज्यूगे कहती है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम्हारे प्यारे बेटे की मानसिक हालत पहले ही बिगड़ चुकी है, वह अब कोई भी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर युफेंग उठकर कहता है, लेकिन यह सब तुम्हारी ही गलती है कि आज हम इस हाल में हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लू ज्यूगे को मत छेड़ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब बड़ा भाई मर चुका है, शियाओलियान मर चुकी है और लू ग्रुप भी खत्म हो गया। फिर वह बोलते बोलते किनारे पर जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। ज्यूगे कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी जिंदगी दर्द और निराशा में जियो। फिर थोड़ी देर बाद डैड कहते हैं, ज्यूगे, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब तुम ही मेरे और तुम्हारी माँ का इकलौता खून हो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ज्यूगे कहती है, अब सुधार का कोई मौका नहीं है लू होंगयुआन, तुम्हारा यह देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। फिर यह ड्रामा यही खत्म हो जाता है। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस तरह का ड्रामा पसंद है और क्या आपको यह ड्रामा पसंद आया, वह भी जरूर बताना। ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।